हेलो बच्चों, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर के ऑनलाइन टीचिंग कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। मैं उपेंद्र सिंह और हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। कल ये चर्चा हुई थी कि भारत का संविधान लिखित है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। फिर हमने देखा कि इसको हम क्यों कहते हैं कि हाँ हम सॉवरेन हैं, डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक हैं। तो ये चर्चा हो चुकी है और आज एक नए पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत में जो सिस्टम है उसमें संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फेडरल सिस्टम की है, उसकी अलग हम चर्चा करेंगे। तो हमारा सिस्टम क्या है? हमारा सिस्टम संसदात्मक शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि जो कार्यपालिका होती है वह व्यवस्थापिका से ही चुनी जाती है। यानी कार्यपालिका का हर एक मेंबर किसी न किसी तरीके से कार्यपालिका का प्रत्येक मेंबर वह व्यवस्थापिका का मेंबर होता है। एक प्रोसेस ये जरूर है कि हाँ किसी बाहरी व्यक्ति को भी एग्जीक्यूटिव में बनाया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ये भी प्रावधान होता है, जैसे भारत की बात है तो विद इन 6 मंथ आपको कहीं ना कहीं से इलेक्ट या नॉमिनेट होना पड़ता है। दूसरी चीज ये कि इसका मतलब ये हुआ कि संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच एक निकट और गहरा संबंध होता है। इसको ऐसे समझिए जैसे संसदात्मक शासन प्रणाली को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अपोजिट फॉर्म के रूप में माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है वो अलग अलग होती है। अमेरिका में जो सरकार के मंत्री होते हैं, जिन्हें अमूमन हम सेक्रेटरी कहते हैं, वे वहाँ की जो पार्लियामेंट है जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, वे उसके मेंबर नहीं होते। इसका मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अलग अलग होते हैं और संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जुड़े भी इस रूप में होते हैं कि कार्यपालिका का कोई भी जो सदस्य है ऐसा नहीं हो सकता जो व्यवस्थापिका का सदस्य न हो। दूसरी चीज ये जो संपर्क रखा गया है और उन्होंने जहां भी संसदात्मक शासन प्रणाली, चाहे ब्रिटेन की हो चाहे हमारे हिंदुस्तान के, वहां यह है कि जो कार्यपालिका होती है वह सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेदार होती है, सामूहिक रूप से होती है। और जहां एक सदनी व्यवस्था है वहां तो जाहिर सी बात है जो जिस सदन में पब्लिक चुनकर जहां 2 सदन है वहां लोकसभा जैसे हमारे हैं वहां हम अपने एमपीज को सीधे चुनते हैं। तो व्यवस्थापिका जब हम कहते हैं कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है भारत में, तो वह एक्चुअली लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है कि व्यवस्थापिका के जो मेंबर हैं, जो हमारी पार्लियामेंट है दोनों सदनों के, वे सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और उन सवालों का जवाब देना कार्यपालिका यानी सरकार और उसके मंत्रियों का उत्तरदायित्व होता है। और कार्यपालिका तभी तक अस्तित्व में रह सकती है जब तक कि उसमें व्यवस्थापिका का विश्वास बना रहे। यही कारण है कि जब अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का पास हो जाता है तो उस सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ क्या है? संसदात्मक शासन प्रणाली है। अब एक छोटा सा सवाल ये हो सकता है कि हमने संसदात्मक शासन प्रणाली क्यों अपनाई? हम भी तो अध्यक्षात्मक अपना सकते थे। तो इसका सबसे लॉजिकल आंसर ये है कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ जो सिस्टम डेवलप किया था वह पार्लियामेंट्री सिस्टम था, संसदात्मक शासन प्रणाली थी। यद्यपि वह पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं थी, क्योंकि शुरू में तो मताधिकार ही नहीं था और बाद में
बहुत से कम लोगों को मताधिकार दिया गया, लेकिन वह पार्लियामेंट्री सिस्टम ही था। और पार्लियामेंट्री सिस्टम हिंदुस्तान में, भारत में इसलिए लागू हुआ क्योंकि हम ब्रिटेन के गुलाम थे, और ब्रिटेन में क्या है, वहां भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो ये स्वाभाविक था कि जिस शासन प्रणाली से, जिस व्यवस्था से हम परिचित हैं थोड़े बहुत, उसको अपनाना ज्यादा सही था, रादर देन कि हम एक नई शासन प्रणाली अपनाते। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत में है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम इसे क्यों कहते हैं, और पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ क्यों अपनाया गया। आगे हम दूसरी विशेषताओं पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।